कल्पना कीजिए कि एक ऐसी रहस्यमयी जादुई दवा है जो किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को एकदम जड़ से खत्म कर सकती है। या मान लीजिए एक ऐसी जादुई मिट्टी है जिसमें कुछ भी बोने पर वो सीधा सोने की फसल बन जाती है। सुनने में तो किसी सपने जैसा लग रहा है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये कि इस दवा और मिट्टी का इस्तेमाल पूरी जिंदगी में केवल एक बार किया जा सकता है, बस एक बार। अच्छा, सिर्फ एक बार? ये तो काफी मुश्किल चुनाव हो गया। बिल्कुल। मतलब अगर ये आपके हाथ लग जाए तो आप क्या चुनेंगे? क्या इसे अपने किसी बहुत बड़े व्यक्तिगत संकट के लिए तिजोरी में बंद करके रखेंगे? ज्यादातर लोग तो शायद यही करेंगे। हाँ, या फिर बिना ये सोचे कि भविष्य में आपका क्या होगा, आप इसे किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए दांव पर लगा देंगे। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। तो आज के हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम ठीक इसी दुविधा पर बात करने वाले हैं, और उसका शीर्षक है जादुई मिट्टी और जादुई पानी। एकदम सही। और ये ना ऊपरी तौर पर देखने में पंचतंत्र शैली की एक साधारण सी नैतिक कहानी या कह लें बेड टाइम स्टोरी लगती है। हाँ, बच्चों की कहानियों जैसी। लेकिन हमारा मिशन आज उस आवरण को हटाना है। हमें ये खोजना है कि बच्चों की इस जादुई दुनिया के पीछे असल में मनोविज्ञान, संकट के समय लिए जाने वाले आर्थिक फैसले और मानव स्वभाव की कितनी गहरी परतें छिपी हुई हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोक कथाएं, ऐसी कहानियां कभी भी शून्य में नहीं लिखी जाती। मतलब उनका कोई ठोस आधार होता है। हाँ बिल्कुल, वे सदियों के मानवीय अनुभवों और हमारे सबसे गहरे डरों का दस्तावेजीकरण होती हैं। सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये महज एक जादुई कहानी से कहीं ज्यादा है। एकदम। तो चलिए सीधे कहानी के उस पहले दृश्य में चलते हैं जो इस पूरे संघर्ष की नींव रखता है। चलिए। तो भयंकर गर्मी का दिन है और इलाके में पानी का भारी संकट है। हमारा जो मुख्य पात्र है भोला, हाँ। उसके पास पानी के 2 घड़े हैं। ठीक है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो रो रही है क्योंकि उसका पानी का इकलौता घड़ा टूट गया है। और इतनी गर्मी में ये किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। वही तो, उसके पास नया घड़ा खरीदने के ना तो पैसे हैं और ना ही दोबारा कुएं तक जाने की शारीरिक ताकत बची है। तो भोला बिना कोई लंबा विचार किए अपना एक घड़ा उस बूढ़ी औरत को दे देता है और उसे उसके घर तक छोड़ कर आता है। एक बहुत ही निस्वार्थ कदम है। हाँ, लेकिन जब भोला घर लौटता है ना, तो उसकी सौतेली माँ इस बात पर भयानक रूप से भड़क जाती है। वो भोला को निकम्मा कहती है। और वो शायद डरी हुई भी है। बिल्कुल। वो उस पर आरोप लगाती है कि वो पानी देकर असल में उसकी जान लेना चाहता है। अब देखिए, कहानी तो भोला को एक नायक के रूप में पेश करती है जी। लेकिन अगर मैं इसे आज की व्यावहारिकता की कसौटी पर परखूं तो मुझे भोला का ये कदम बिल्कुल भी समझदारी भरा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अगर हम आर्थिक मंदी या संकट की बात करें तो ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपना पूरा इमरजेंसी फंड या अपनी जीवन रक्षक दवा किसी अजनबी को दान कर दे। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही है ना? भोला के पास भी तो पानी सीमित था। सौतेली माँ का गुस्सा होना मुझे पूरी तरह से अनुचित नहीं लगता। क्या खुद को प्यासा रखकर किसी और को पानी देना व्यवहारिकता के नजरिए से एक बेवकूफी भरा कदम नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है, और यहीं पर हमें मनोविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझना होगा। वो क्या है? इसे अभाव की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट कहा जाता है। हाँ। सौतेली माँ का जो गुस्सा है वो महज कोई नकारात्मक भावना नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है? ये सर्वाइवल का एक बहुत ही आदिम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कोई बहुत जरूरी संसाधन खत्म हो रहा है, जैसे पानी या खाना। बिल्कुल। तो दिमाग एक खास स्थिति में चला जाता है जिसे संज्ञानात्मक संकीर्णता या कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। मतलब दिमाग का एक ही चीज पर अटक जाना। ठीक कहा। जब इंसान इस टनलिंग का शिकार होता है तो उसकी दूर की सोचने की क्षमता और यहाँ तक कि उसकी सहानुभूति भी कुछ समय के लिए कम हो जाती है। ओह, तो सौतेली माँ उसी टनलिंग के प्रभाव में है? एकदम। उसे लगता है कि दुनिया एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर किसी दूसरे को पानी मिला तो इसका सीधा अर्थ है कि उसके हिस्से का पानी छीन गया और वो मर जाएगी। हाँ, उसका डर पूरी तरह से उसकी शारीरिक और मानसिक बनावट से संचालित हो रहा है। लेकिन भोला भी तो उसी पर्यावरण में है ना, उस पर ये कॉग्निटिव टनलिंग असर क्यों नहीं कर रही? और यही वो बिंदु है जहाँ एक आम इंसान
और एक असाधारण नेतृत्व के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। कैसे? भोला अभाव के बीच भी प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस माइंडसेट का प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, वो ये देख पा रहा है कि उसके पास 2 घड़े हैं जबकि बूढ़ी औरत के पास एक भी नहीं। सही कहा। यहाँ ना जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि असली सहानुभूति का परीक्षण तभी होता है जब आपके पास खुद कुछ खोने को हो। मतलब जब सब कुछ सही चल रहा हो तब मदद करना आसान है। बिल्कुल। जब आपका बैंक बैलेंस करोड़ों में हो तब 100 रुपए दान करना कोई नैतिकता नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है। वाकई असली मानवीय मूल्य तो तब परखे जाते हैं जब आप खुद संकट में हो और फिर भी किसी दूसरे का दर्द देख सकें। एकदम सही बात है। मैं इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी भोला का ये कार्य समाजशास्त्री रूप से एक बहुत बड़ा जोखिम है। वो कैसे? कि भोला को घर छोड़ना पड़ता है, वो पैसा कमाने के लिए निकल पड़ता है। ये तो होना ही था। अब इस यात्रा में हम एक और बड़ी दिलचस्प और डरावनी स्थिति का सामना करते हैं। भोला रास्ते में एक घने जंगल में फंस जाता है और शायद भारी बारिश भी हो रही है। हाँ, भारी बारिश हो रही है, रात का समय है। उसे एक झोपड़ी से पीली रोशनी दिखाई देती है। फिर वो अंदर जाता है। जी, वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक साधु तेज बुखार से तप रहा है। भोला खुद अजनबी है, बारिश में भीगा हुआ है, थक कर चूर है, लेकिन फिर भी वो रात भर जागकर उस अनजान साधु की सेवा करता है। ये फिर से उसी पैटर्न की पुनरावृत्ति है जहां भोला अपनी असुविधा से ऊपर उठकर दूसरे की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। लेकिन इस सेवा का जो परिणाम निकलता है ना, वो मेरे लिए इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्या होता है? जब साधु ठीक होता है तो वो भोला को एक धन देवता के कुएं के पास ले जाता है। खजाना कुएं के अंदर है, लेकिन कुआं गहरे पानी से लबालब भरा है और उस पानी में भयानक खूंखार बाघ घूम रहे हैं। बाप रे! कोई भी सामान्य इंसान तो इस दृश्य को देखकर उल्टे पैर भाग जाएगा। भोला भी डरता है, लेकिन साधु उससे एक अजीब सी बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ये बाघ और ये गहरा पानी केवल माया है, यानी भ्रम है, और ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ये दिलचस्प है। मुझे ये बताइए, अगर कोई मुझसे कहे कि सामने खड़ा बाघ केवल एक भ्रम है, तो मैं उस पे कैसे विश्वास कर लूं? आपका डरना बिल्कुल जायज है। मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो हमें यही सिखाती है ना कि खतरे से दूर भागो। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारा मस्तिष्क हमें खतरे से बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये माया का कॉन्सेप्ट कोई जादू टोना नहीं है। तो फिर क्या है? ये मानव मनोविज्ञान और सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं का एक बहुत ही गहरा रूपक है, एक मेटाफर है। अच्छा, मतलब वो असली बाघ नहीं है? जी, कुएं के अंदर के बाघ और गहरा पानी हमारी असल जिंदगी के उन आंतरिक डरों और असुरक्षाओं का प्रतीक हैं जो हमें कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से रोकते हैं। क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? मतलब ये आंतरिक डर असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ा अवसर होता है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना। बिल्कुल, व्यापार शुरू करना, अपनी नौकरी बदलना या कोई बड़ा रचनात्मक कदम उठाना। हाँ। लेकिन अचानक हमारा दिमाग हमें डराने लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो, या अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो, समाज क्या कहेगा, ये भी तो एक डर है। एकदम सही। ये सारे विचार उन बाघों की तरह हैं जो असल में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग ने उन्हें इतना असली बना दिया है कि हम उस अवसर रूपी कुएं में छलांग ही नहीं लगाते। ओह, अब मैं समझी। साधु का ये कहना कि ये सब माया है दरअसल एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सफलता के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार होती है वो भौतिक नहीं होती, वो मानसिक होती है। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। मतलब हम अपने ही दिमाग में बाघ पाल लेते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल। और जब तक इंसान उस डर के भ्रम, उस माया को नहीं तोड़ता, तब तक वो उस गहराई तक नहीं पहुंच सकता जहां असली मूल्यवान चीजें छिपी हैं। जोखिम के बिना कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। और भोला वो जोखिम उठाता है, वो उस माया को पार करके कुएं के अंदर जाता है, जो कि बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, लेकिन यहाँ आकर ना ये कहानी हर पारंपरिक लोक कथा के नियम को तोड़ देती है। अच्छा, वो कैसे? आमतौर पर कहानियों में नायक को सोने चांदी के सिक्कों का बड़ा सा ढेर मिलता है। हाँ, खजाने का नाम पर तो यही होता है। लेकिन भोला को कुएं में हवा में लटकती हुई 2 अजीब चीजें मिलती हैं। एक है क्षय न होने वाली मिट्टी और दूसरा है क्षय न होने वाला पानी। मतलब जो कभी खराब ना हो। हाँ, और साधु उसे बताता है कि इस मिट्टी से उगाई गई फसल रातों रात ठोस सोने की हो जाती है और इस पानी की एक बूंद से दुनिया की कोई भी लाइलाज बीमारी तुरंत
हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ये तो किसी भी सोने के ढेर से कहीं ज्यादा मूल्यवान है ना? लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि इन दोनों का इस्तेमाल पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा सकता है। ये सिंगल यूज वाला नियम ना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मुझे तो ये नियम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप लगता है। ऐसा क्यों? अगर मेरे पास एक बैग भरकर सोने के सिक्के हों, तो मैं तुरंत जाकर अपनी जरूरतें पूरी करूंगी। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है, तो मैं उसे खर्च करने में हमेशा डरूंगी। बिल्कुल, इंसान हिचकिचाता है। मुझे हमेशा लगेगा कि शायद कल इससे भी बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, तो इसे आज क्यों खर्च करूं? एकदम सही। बचा कर रखते हैं और गेम खत्म हो जाती है, लेकिन वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं होता। आपकी ये तुलना बहुत ही सटीक है। इससे मनोविज्ञान में डिलेड ग्रेटिफिकेशन या तात्कालिक संतुष्टि को टालने की क्षमता से जोड़ा जा सकता है। मतलब तुरंत फायदा ना लेना। हाँ, जब कोई संसाधन असीमित होता है तो इंसान उसे लापरवाही से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, हम पानी या बिजली के साथ ऐसा ही करते। लेकिन जब इंसान को पता होता है कि कोई अमूल्य चीज केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वो उसे छोटे मोटे रोजमर्रा के फायदों के लिए बर्बाद नहीं करता। ये शर्त इंसान को एक बहुत बड़ा रणनीतिकार बना देती है। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। भोला सोने के बजाय इस समाधान को इसलिए चुनता है क्योंकि वो तात्कालिक लालच में नहीं फंसता। एकदम सही। वो एक बोरी सोने के बजाय एक ऐसा समाधान चुनता है जो किसी ऐसे बड़े संकट को टाल सके जिसे शायद पैसे से भी ना सुलझाया जा सके। और हाँ, यहीं आकर ना बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। शायद भोला के इसी फैसले ने उस साधु को भी हैरान कर दिया जी, क्योंकि इसी चुनाव की ठीक बाद वो बूढ़ा साधु अपने असली रूप में प्रकट होता है और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद भाग्य देवता निकलते हैं। अरे वाह! वे भोला की इस दूरदर्शिता और लालच ना करने की प्रवृत्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये एक तरह से इस बात की पुष्टि है कि भाग्य भी अंततः उन लोगों का साथ देता है जो केवल अपने तात्कालिक सुख के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि के समाधानों के लिए काम करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हाँ। भाग्य का प्रकट होना ये दर्शाता है कि जब आपके फैसले डर या लालच पर आधारित नहीं होते बल्कि समझदारी और दूरदृष्टि पर आधारित होते हैं, तो आपको मिलने वाला फल भी आपकी उम्मीदों से कहीं बड़ा होता है। लेकिन उस फल का असली परीक्षण तो तब होता है जब भोला वो जादुई मिट्टी और पानी लेकर अपने गांव लौटता है। अब गांव का क्या हाल है? वहाँ जो दृश्य है वो किसी डरावने सपने जैसा है। पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। नदियां सूख गई हैं, जमीन में इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं कि फसल का नामो निशान नहीं है। लोग भूखमरी के कगार पर है। बहुत भयानक स्थिति है। सबसे बड़ी बात, गांव का जमींदार जिसके पास हमेशा अनाज का भंडार होता था, उसका भंडार भी खाली हो चुका है। और इस भयानक तनाव के कारण जमींदार खुद गंभीर रूप से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया है। मतलब पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बिल्कुल। जब भोला घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सौतेली माँ अपना सामान बांधकर गांव छोड़कर भागने की तैयारी कर रही है। वो फिर से डर गई है। हाँ, और जैसे ही उसे पता चलता है कि भोला इतना जोखिम उठाकर कोई सोना चांदी नहीं बल्कि थोड़ी सी मिट्टी और पानी लाया है, वो फिर से अपना आपा खो बैठती है। सौतेली माँ का ये व्यवहार फिर से उसी अभाव की मानसिकता का एक उग्र रूप है। हाँ, वो पलायन को ही एकमात्र विकल्प मानती है क्योंकि उसका दिमाग किसी नए समाधान की कल्पना करने में सक्षम ही नहीं है। लेकिन अब कहानी के उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसने मुझे इस पूरी चर्चा पर सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। बताइए। भोला के हाथ में वो मिट्टी है जिससे सोने की फसल उगाई जा सकती है। जी। वह आसानी से उस मिट्टी का इस्तेमाल अपने घर के आंगन में कर सकता था। वह रातों रात गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता था। बिल्कुल बन सकता था। वह अपनी सौतेली माँ को एक महल बनाकर दे सकता था और खुद एक राजा की तरह जी सकता था। लेकिन भोला ऐसा नहीं करता। तो वो क्या करता है? वह फैसला करता है कि वह उस मिट्टी से सोने की फसल पूरे गांव के खेतों में उगाएगा और उसे सब में बांट देगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप खुद इतने लंबे समय से गरीबी और अपमान झेल रहे हो, तो अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल की गई उस चीज को पूरे समाज को मुफ्त में दे देना क्या एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है। क्या भोला एक तरह से एकाधिकार यानी मोनोपोली बनाने का मौका नहीं गवा रहा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। वो कौन सा सिद्धांत है? ये सवाल है व्यक्तिगत संपत्ति बनाम
सामुदायिक लचीलेपन यानी कम्युनिटी रेजिलियंस का। अच्छा। अगर हम इसे संकीर्ण नजरों से देखें तो भोला का फैसला मूर्खतापूर्ण लगता है। हाँ, मुझे तो लग ही रहा है। लेकिन अगर हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखें तो भोला का ये कदम सदी का सबसे बेहतरीन नेतृत्व और निवेश है। मैं इसे अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। अगर सारा सोना भोला के पास होता तो वो ज्यादा सुरक्षित नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। ठीक है। गांव में सूखा है, जमीनें बंजर हो चुकी हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और गांव छोड़कर भाग रहे हैं। हाँ। अगर इस पूरी तबाही के बीच भोला अकेला सबसे अमीर आदमी बन भी जाता तो क्या होता? पता नहीं। वो अपना सोना किसे बेचता? उसके उस सोने से अनाज कौन उगाता जब सारे किसानी मर जाते या भाग जाते? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर पूरी अर्थव्यवस्था ही ढह गई, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया, तो भोला अपने उस अकेले महल में बैठकर उस सोने के ढेर का क्या करता? आप सोना खा तो नहीं सकते। मतलब वो एक कब्रिस्तान का सबसे अमीर आदमी बनकर रह जाता। एकदम सटीक बात। इंसान कोई अलग थलग टापू नहीं है। सही बात है। हमारी सफलता, हमारी सुरक्षा और हमारी संपत्ति का मूल्य तभी तक है जब तक हमारे आसपास का समाज और अर्थव्यवस्था जीवित हैं। वाकई। भोला अनजाने में ही सही, लेकिन एक पॉजिटिव सम गेम खेल रहा है। वो अपनी संपत्ति का विकेंद्रीकरण कर रहा है, यानी उसे बांट रहा है। अच्छा। वो जानता है कि अगर गांव बचेगा, वहां के कारीगर बचेंगे, बाजार बचेगा, तभी उसके पास जो कुछ भी है उसका कोई मूल्य होगा। वो पूरे सिस्टम को फिर से जिंदा करने में निवेश कर रहा है। ये वाकई दिमाग खोल देने वाला नजरिया है। मतलब भोला सिर्फ एक दयालु इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही चालाक और दूरदर्शी अर्थशास्त्री भी है। बिल्कुल। उसने उस जादुई पानी का इस्तेमाल करके जमींदार को ठीक किया, जो कि केवल एक व्यक्ति को बचाना नहीं था। जी। जमींदार गांव के प्रशासन का प्रतीक है। वही तो। जब सिस्टम का मुखिया और व्यवस्थापक ही बीमार हो तो पूरी संरचना काम करना बंद कर देती है। एकदम सही पकड़े आप। भोला ने समस्या की जड़ों पर वार किया। उसने जादुई पानी से शासन को ठीक किया और जादुई मिट्टी से अर्थव्यवस्था को। क्या बात है। उसने एक बार इस्तेमाल होने वाले संसाधन को उस सटीक जगह पर इस्तेमाल किया जहां उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सबसे ज्यादा हो सकता था। और इसका अंतिम परिणाम भी देखिए, जो इस बात को साबित करता है कि परोपकार कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित निवेश है। वो कैसे? जब जमींदार पूरी तरह ठीक हो जाता है और देखता है कि कैसे भोला ने अपने जादुई संसाधन से पूरे गांव को भूखमरी और तबाही से बचा लिया है, हाँ। तो वह भोला को इनाम के तौर पर नकद पैसे और 5 बीघा उपजाऊ जमीन देता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ध्यान दीजिए, भोला ने अपनी एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज समाज को दे दी थी, लेकिन उसके बदले में समाज ने उसे एक स्थायी संसाधन लौटा दिया, यानी जमीन जो हर साल बार बार फसल देगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही खूबसूरत चक्र है। जब आप समाज की नींव को मजबूत करते हैं तो समाज स्वाभाविक रूप से आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले लेता है। और हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंततः उस सौतेली माँ का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। अरे वाकई? हाँ, जो महिला हमेशा डर और अभाव में जीती थी, वो मान लेती है कि असली बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार अच्छाई का उदाहरण पेश करता है तो वो सबसे कठोर लोगों का भी नजरिया बदल सकता है। तो मतलब इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा का एक सार निकालें तो ये महज बाघों, जादुई कुओं और रातों रात अमीर बनने की कोई लोक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव व्यवहार और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार पाठ है। सही कह रही हैं आप। ये हमें सिखाती है कि जब इंसान केवल खुद को बचाने के डर से बाहर निकलता है और उस मानसिक माया को पार करता है, तभी वो वास्तविक मूल्यवान समाधानों तक पहुंच सकता है। और उससे भी बड़ा सबक ये है कि सच्ची संपत्ति वो नहीं है जिसे हम तिजोरी में बंद करके बैठ जाते हैं। एकदम सही। आज की इस तेज और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां हर कोई बस दूसरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकलने की होड़ में लगा है, हमें ये याद रखना चाहिए कि सामुदायिक लचीलापन कोई किताबी शब्द नहीं है। वाकई। अगर हमारे आसपास का समाज टूट रहा है तो हमारी व्यक्तिगत सफलता हमें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकती। सहानुभूति और संसाधनों का सही बंटवारा इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। और इसी मोड़ पर ना इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बताइए। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के हाथ आज के इस आधुनिक युग में
कोई ऐसी क्षय न होने वाली जादुई चीज लग जाए जिसका इस्तेमाल पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, तो क्या उस शक्ति का इस्तेमाल किसी व्यक्तिगत इच्छा जैसे एक बड़ा बैंक बैलेंस या कोई महंगी गाड़ी पाने के लिए किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। या फिर उस एक मौके का इस्तेमाल समाज के किसी बड़े और अनसुलझे संकट को सुलझाने के लिए किया जाएगा? वाकई? और अगर हम उस जादुई दुनिया से बाहर आकर अपनी इस असली दुनिया में झांकें, तो आज के समय में वो जादुई मिट्टी और पानी आखिर है क्या? क्या बात है। क्या वो कोई क्रांतिकारी नई तकनीक है, या हमारी हासिल की गई उच्च शिक्षा है, या फिर शायद किसी जरूरतमंद इंसान को दिया गया हमारा अपना कीमती समय और ध्यान? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जो भी हो, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने खुद के डरों और अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं को फिर से टटोलने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहराई से की गई चर्चा यहीं समाप्त होती है।